गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्रूअल कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आज हम सबसे पहले एक्रूअल कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो डेफिनेशन हम बाद में पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन से पहले लेट अस अज्यूम कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंटिंग पीरियड है, लेट इट बी 1 अप्रैल 2019 से हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट है और 31 मार्च 1 अप्रैल 2019 अकाउंटिंग ईयर से स्टार्ट है एंड 31 मार्च 2020 को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। ऑन 26 फरवरी 2020 हमने ए से 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज की ऑन 26 ऑफ फरवरी, और ए को मैंने जो पैसा है वो 26 फरवरी को नहीं दिया, वो मैंने 15 अप्रैल 2020 को दिया। दैट मीन्स मैंने जो पेमेंट है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में की। पेमेंट कब की है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च 2021 को कंप्लीट होगा। अब आप लोग मुझे बताइए, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिएगा कि ये जो मैंने परचेज की थी 10,000 रुपए की गुड्स, किससे? ए से जो मैंने गुड्स खरीदी है ऑन 26 फरवरी को, और इनकी पेमेंट मैंने ए को 15 अप्रैल 2020 को पेमेंट की। ठीक है, तो दोनों परचेज अलग फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर में है और उसकी पेमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है। तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री जो होगी वो कौन सी डेट पर रिकॉर्ड करूंगा? मेरे पास दो डेट्स हैं, एक आ गई 26 फरवरी 2020 जिस दिन मैंने इसको खरीदा, ठीक है, और नेक्स्ट आ गई 15 अप्रैल 2020 जिस दिन पेमेंट की। तो बुक्स में जो परचेज वाली एंट्री है वो कौन सी डेट पर हम लिखेंगे? तो हम जब परचेज की एंट्री जो होगी वो 26 फरवरी को लिखेंगे। दैट मीन्स 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर में एंट्री हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगी। इवन दो पेमेंट कई बच्चे कहेंगे सर गुड्स तो खरीदी, पैसा तो हमने 15 अप्रैल को किया, तो हमें तो जिस दिन पेमेंट की हमें तो एंट्री उस दिन करनी होगी। यही जो मेन पॉइंट आ गया वो एक्रूअल कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्रूअल कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। तो हम ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक इवेंट आ गया वो कब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? जब वो एंटर हुआ, व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, व्हेन इट टेक्स प्लेस, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। जिस दिन हमारी सेटलमेंट हुई, नॉट जिस दिन सेटलमेंट हुई उस तारीख पर, उस डेट पर हम नहीं लिखेंगे। यहां पर हमारी जो ट्रांजैक्शन इट टेक्स प्लेस, इट एंटर्ड इनटू बिटवीन मी एंड ए ऑन 26 ऑफ फरवरी। ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड ए, मैंने ए से खरीदा, इट टेक्स प्लेस, इट टुक प्लेस ऑन 26 ऑफ फरवरी। बट पेमेंट, सेटलमेंट कब हुई? सेटलमेंट हुई है 15 अप्रैल। तो हमें सेटलमेंट की डेट पर नहीं जाना जिस दिन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ड्यू। जिस दिन ड्यू हो गया, मैंने ए से सामान खरीदा, मैंने बी को गुड्स बेची, तो मेरी एंट्री ड्यू कब होगी? जिस दिन मैंने खरीदा, जिस दिन मैंने बेचा। तो ड्यू बेसिस पर, ठीक है। तो ड्यू बेसिस को हमने लेना है, एक्रूअल बेसिस पर लेना है। पेमेंट चाहे मैं बाद में करूं। मैंने पहले लेक्चर्स में जैसे बताया था कि किसी का लॉकडाउन में बर्थडे आ गया, अब उसके फ्रेंड्स ने विश किया और ट्रीट के लिए, चलो स्वाभाविक ही है, ट्रीट के लिए तो बोलना ही पड़ता है, बोल भी दिया। तो उसने कहा आपकी ट्रीट ड्यू हो गई,
मेरे बर्थडे की ट्रीट है, बर्थडे मेरा, लेट इट बी इट इज ऑन, जो भी था, इट इज ऑन 15 अप्रैल, चलो 15 अप्रैल ले लेंगे, लॉकडाउन का पीरियड ही था, तो 15 अप्रैल को बर्थडे था, आपको ट्रीट 15 अप्रैल वाली जो होगी ड्यू होगी है, बट जिस दिन लॉकडाउन ओपन होगा उस दिन आपको मैं ट्रीट दूंगा, तो इट इज ड्यू। अब जो ट्रीट दे रहे हैं वो करंट के हिसाब से नहीं है, जो ट्रांजैक्शन ड्यू हो गई थी उसके बदले में सेटलमेंट हुई। आगे क्या लिखा है, दस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, व्हेन इट इज रियलाइज्ड। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब वो रियलाइज होगा, व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज आर रेंडर्ड, जब सर्विसेज रेंडर की होगी। सो इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड, कि कैश हमें मिला है या नहीं मिला, हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। मैंने बच्चों को मार्च में पढ़ाया, ठीक है, मार्च में मैंने बच्चों को पढ़ाया, मेरे को पेमेंट मार्च में नहीं मिली, बट रेवेन्यू कब मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, मेरी इनकम कौन से मंथ की वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, मार्च की, जिस मंथ मैंने बच्चों को पढ़ाया। पेमेंट मेरे को चाहे अप्रैल में, चाहे मई में, चाहे जून में मिले, बट रेवेन्यू मैं कौन से मंथ में रिकॉग्नाइज करूंगा। अपनी किताबों में क्या लिखूंगा कि मैंने कब कमाया, दैट वाज इन मार्च। मिला कब, रिसीव कब हुआ, दैट इज इमैटेरियल, वो बाद में होगा, तो इट इज इमैटेरियल। तो वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड as expenses in the accounting period in which the revenue related to it is recognized whether paid in cash or not। मेरे पास वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं, मैं अपने एम्प्लॉयज को, जिन्होंने मेरे पास मार्च में अपनी सर्विसेज रेंडर की बट उनको मैं पेमेंट मार्च में नहीं कर पाया, तो उनको अगर मैं पेमेंट्स अप्रैल में, मई में, जून में, किसी और मंथ में करता हूं, तो अपनी बुक्स में मैं वो खर्चा कौन से मंथ का शो करूंगा, जिस मंथ में उन्होंने अपनी सर्विसेज रेंडर की। तो सर्विसेज रेंडर की थी मार्च में, देन वो मेरे लिए जो खर्चा होगा दैट विल बी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, इवन दो मैंने जो पेमेंट है वो जून में की, मैंने जो पेमेंट है वो जुलाई में की, इट हार्डली मैटर्स, बट एक्सपेंस किस मंथ के लिए शो होगा, वो एक्सपेंस शो होगा मार्च के लिए। किस मंथ के लिए हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, मार्च के लिए। तो इन शॉर्ट एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन इट टुक्स प्लेस व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, हमें उस दिन का, उस डेट को अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करना, रिकॉर्ड करना है, एंड नॉट ऑन द डेट व्हेन इट इज सेटल्ड को ध्यान नहीं देना व्हेन ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा आ जाता है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। बेसिक के लेक्चर्स में, जो मैंने पहले लेक्चर्स थे जिसमें मैंने ट्रांजैक्शन समझाया था, मैंने उसमें भी इससे रिलेटेड कई चीजें बताई थी। लेमैन के लिए दुकान और दुकानदार, अकाउंट्स के अलावा जो कोई और पर्सन होगा, उनके लिए दुकान और दुकानदार दोनों एक ही पर्सन है, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। उनके लिए आ जाता है कि आपकी दुकान है और आप इसके ओनर हो, आप में और दुकान में कोई अंतर नहीं है। बट अकाउंट्स में दुकान और दुकानदार दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अपना अलग वजूद है। शॉप या जो बिजनेस जो आ जाएगा, बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका वजूद दुकानदार से अलग है। अब जैसे एग्जाम्पल में ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए
ए ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर बिजनेस के पैसों से गुड्स खरीदी, गुड्स परचेज की, जो गुड्स खरीदी उनको बेच दिया गया, सेल की गई। ए ने अपने पैसों से घर के लिए राशन खरीदा। ए ने अपने पैसों से, जो उसके अपने पैसे थे, अपने घर में जो मेड काम करती, उसके घर में मेड काम करती, उसको सैलरी पे की। आपको ए ने, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको अकाउंटेंट अपने बिजनेस का अपॉइंट किया और कहा कि आपने ट्रांजैक्शंस नोट करनी है, बुक्स मेंटेन करनी है। सो एज ए अकाउंटेंट आप कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस, जो किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेसमैन से रिलेटेड नहीं है। व्हाट इट मींस, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस लिखनी है, किसकी ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करनी है? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करनी है, बिजनेसमैन की ट्रांजैक्शंस नोट नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दुकानदार और दुकान, दुकानदार और दुकान, इन दोनों का अलग वजूद है, दोनों का अलग वजूद है। ए ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये जो पैसा 10,000 इन्वेस्ट किया है, ये बिजनेस ने ए को वापस करना है। ए ने ये 10,000 बिजनेस से लेना है। तो दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। तो जो घर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस थी, ए ने मेड के लिए पैसे दिए, उससे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। ए ने बच्चों की फीस पे की, उससे हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में नहीं लिखेंगे। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में कौन से ट्रांजैक्शंस, कौन सी इकोनॉमिक इवेंट्स लिखेंगे? विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस ओनली, विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस ओनली। डेफिनेशन पढ़ते हैं अब हम। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका अपना अलग वजूद है। आप तभी देखिएगा कि हम किसी स्कूल का नाम आप देख लेंगे, किसी क्लब का, हॉस्पिटल का, उसकी अपना, ये बैंक का पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब हम कहते हैं कि बिल्डिंग किसकी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये पंजाब नेशनल बैंक की प्रॉपर्टी। ये स्कूल किसका है, ये स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये उसकी बिल्डिंग है। ये क्लब किसका है, ये जम्मू क्लब है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो क्या किसी ने पंजाब नेशनल बैंक को देखा है? जब पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एक और ब्रांच बनाई, खरीदी, को बिल्डिंग खरीदी, जब कोर्ट में सिग्नेचर की टर्न आई, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग खुद उठकर वहां पर गई कि भाई ठीक है जज साहब बताओ कहां पर साइन करने हैं? कैसा होगा? वहां पर बैंक के बिहाफ पर उसका एमडी, मैनेजर या कोई और पर्सन जाएगा, सिग्नेचर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लब, ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल। तो बैंक जो है, जो बिजनेस है, वो एक सेपरेट, उसका अलग वजूद है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसे लॉ के द्वारा एक रिकॉग्निशन दी गई है, एक अलग वजूद दिया गया, विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो ओनर, जो उसके मेंबर्स, जो उसके पर्सन होंगे, जैसे एमडी ने जाकर सिग्नेचर किए, तो यहां जो ओनर है, जब ओनर की डेथ हो जाएगी तो क्या बिजनेस भी खत्म हो जाएगा? बिजनेस बाद में उसके लड़के जो होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, वो कैरी ऑन करेंगे। सो इट विल गो ऑन, वो चलता जाएगा। बिजनेस समथिंग डिफरेंट, ओनर इज। ऐसा तो नहीं है कि ओनर की डेथ हुई, बिजनेस भी बंद हो गया। अगर उसके कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई इस बिजनेस को चलाने वाला नहीं है, तब बिजनेस बंद होगा, अदरवाइज इट विल कीप ऑन गोइंग। तो बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। वो ओनर से डिफरेंट है, ओनर से डिस्टिंक्ट है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है, आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से,
अपने आप को आपने बिजनेस समझना है, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने आप को बिजनेस सोचोगे तो आपके लिए ट्रांजैक्शन पास करना, सोचना इजी हो जाएगा। तो एंट्रीज को रिकॉर्ड करना आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जो भी ट्रांजैक्शन हमने नोट डाउन करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर्स आर कंसिडर्ड क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कई बार पूछते हैं, एमसीक्यूज में भी आता है, बच्चों को भी डाउट्स होते हैं। जब लेटर पार्ट में हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखते हैं, और जो ओनर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाई, उसे लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। तो बच्चे तब पूछते हैं, ग्रेजुएशन में आने के बाद पूछते हैं, या उनसे अगर हम पूछेंगे उन्हें भी क्लियर नहीं होता कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी कैसे हुई, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी कैसे है। तो उनको ये क्लियर नहीं होता कि बिजनेस, दुकान और दुकानदार दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों का वजूद अलग है, दुकानदार ने दुकान में पैसा इन्वेस्ट किया तो ये पैसा दुकान ने इसको वापस करना है, लौटाना है, इसलिए जो दुकानदार ने दुकान में पैसा इन्वेस्ट किया वो दुकान के लिए लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल इज द लायबिलिटी, बिजनेस ने वो पैसा ओनर को वापस करना है। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल अगेन जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन समझाया था उसमें मैंने ये बताया था कि हमने वही ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करनी है जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन इकोनॉमिक इवेंट्स को पैसे के तराजू में तोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। किसमें? जिसको मनी की फॉर्म में, वैल्यू में लिखेंगे। मैंने 5 डजन बनानास खरीदे, मैंने 5 kgs मैंगोज खरीदे, तो क्वांटिटी कितनी खरीदी उससे हम नोट नहीं करेंगे, हम ये पूछेंगे बताओ कितने केक खरीदे, कितने केक खरीदे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। जिस वैल्यू पर खरीदा आप हमें वो वैल्यू बताइए, हम वो वैल्यू अपनी बुक्स में नोट करेंगे जो वैल्यू पर लिया होगा। अगर हमने कोई भी आइटम मनी की फॉर्म में जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इवन दो वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम उसे अपनी बुक्स में नोट डाउन नहीं करेंगे। जैसे क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरे पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। मेरे बाजू वाले का जो दुकानदार है उसका प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे पास 2 कस्टमर खड़े होंगे, उसके दुकान के बाहर 20 कस्टमर की लाइन लगी होगी, 30 कस्टमर खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट अगर बेहतर है। अगर मेरा प्रोडक्ट बेहतर है तो मेरी दुकान के बाहर लाइन लगी होगी, उसके दुकान के बाहर रश नहीं होगा। बट क्या मैं उस अपने प्रोडक्ट की जो तारीफ के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में कि मेरी सेल क्यों ज्यादा हो रही है, क्या मैं उसको कहीं लिख सकता हूं, शो कर सकता हूं? इवन दो क्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम उसे अपनी बुक्स में नोट डाउन नहीं कर सकते। जब क्वालिटी हल्की हो जाएगी तो कई बार प्रोडक्ट भी बंद हो जाता है, बैन हो जाता है। अभी कुछ देर पहले मैगी का एपिसोड हुआ था, गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया था। क्यों? क्वालिटी का इशू आ गया था, कुछ समथिंग की लेड कंटेंट उसमें ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिकता था क्वालिटी, तो क्वालिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो वो चीजें वी कैन नॉट राइट इन रिकॉर्ड इन द बुक्स, तो वही ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। अब इसमें क्या लिखा है? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स
जिन्हें मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ओनली दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज. मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मीन्स बेस. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने पढ़ा होगा. न्यूमरेटर होता है कि जो ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे. बेस डिनोमिनेटर. तो मनी इज द कॉमन बेस और डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल ट्रांजैक्शंस. तो अगर मनी के दायरे में वो आता है, मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, देन दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Transactions that cannot be made in money terms are not recorded in the books of account, howsoever important they may be to the enterprise. तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, बट इफ दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे मेरे पास जो वर्क फोर्स है वो बहुत हार्ड वर्कर है, वो बहुत लॉयल है, ठीक है, तो क्या मैं उसको अपनी बुक्स में लिख सकता हूं, कहीं शो कर सकता हूं? दे कैन नॉट बी expressed in any way, they cannot be recorded in my books of account. Loyalty, hard work, ऐसी चीजों को, ये जो क्वालिटी, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, they cannot be shown or written in the books of accounts. Next one is accounting period concept. तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट को फॉलो करिएगा. तोते की तरह नहीं रटना. तोते की तरह रटते जाओगे तो ना तो पढ़ने में मजा आएगा और ना ही समझ आएगा. कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट आ जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है जी. तो जो भी आपके रिव्यूज होते हैं, कमेंट्स हैं, तो कुछ ना कुछ लिख दिया करो कमेंट्स में भी. अगर समझ आ रहा है तो ऐसा नहीं हो कि मैं आपके साथ अपनी मन की बात, मैं तो अपनी मन की बात कर रहा हूं, तो आप भी अपने मन की बात मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट्स में लिखिए. समझ आ रहा है तो उसके बारे में लिखिए. अगर नहीं आ रहा है, जहां पर मेरे को और फोकस करना है, मैं वहां पर और फोकस करूंगा. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ही हम इसको ले लेते हैं. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, बंद नहीं होगा. हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑन ए पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट करते हैं, और कभी भी ऐसे मन में ये ख्याल नहीं आता है कि बैक ऑफ माइंड कभी नहीं होगा कि आज अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे को बंद करना पड़े. हम हमेशा पॉजिटिव नोट से कि ठीक है यार, तरक्की करेंगे, आज एक शॉप ओपन करेंगे, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारी 5-6 शॉप्स और होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, वगैरह 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 वगैरह. तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आ जाता है कि बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा. तो अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस को, उसकी प्रोग्रेस को मेजर करना होगा तो हम कैसे करेंगे? कई लोग कहते हैं कि भाई जब बिजनेस बंद होगा तब हम देखते हैं कि बिजनेस कहां पर पहुंचा. तो तब तक तो शायद बड़ी देर ना हो जाए. 20 साल बाद बिजनेस बंद होगा तो 20 साल बाद अगर क्लोज करते हैं तो 20 साल बाद देखेंगे कि हमने क्या कमाया और क्या हमें नुकसान हुआ. तो तब तक तो हमें अगर कोई इंप्रूवमेंट का मौका था, हम तो वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा. यहां आप लोगों की एग्जांपल ले लेता हूं कि आप लोगों ने स्टडीज आप पढ़ रहे हैं, आपने 7th 8th 9th 10th आप लोग पढ़ रहे थे. अकाउंटिंग पीरियड मीन्स आपका भी जो स्टडी पीरियड चलता जा रहा है. तो आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं. 7th में भी हुए थे, बीच में साइकिल टेस्ट भी होते जाएंगे, 8th में भी हुए, फाइनल एग्जाम्स हुए, मिड टर्म एग्जाम्स हुए, 10th के हुए, 9th के हुए. वो क्यों एग्जाम्स होते हैं? टू मेजर योर परफॉर्मेंस. आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कहां, कैसे चल रही है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. आपके जब साइकिल टेस्ट हुए, वीकली टेस्ट हुए, पता चला कि आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो साथ ही कंट्रोल किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा. ये कमी है, इस कमी को सुधारो ताकि नेक्स्ट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें. इसलिए तो एग्जाम्स होते हैं ना, टू मेजर योर परफॉर्मेंस, कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है. इसी प्रकार से बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए टू फाइंड आउट कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, टाइमली हमें पता चले. अगर कोई गलती हो रही है उस गलती को इंप्रूव करें, सुधारें, और आने वाले टाइम में हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएं. क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है. हम किस
डायरेक्शन में, किस जगह में और इन्वेस्टमेंट करें, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या 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 किया जाता है, बिजनेस की जो टोटल लाइफ है उसे हम छोटे 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 टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो यूजुअली उसे हम ईयर्स या अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। जैसे दिस इज द लाइफ ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की लाइफ है, इसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, तो छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट लिया। यूजुअली जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। तो जो फर्स्ट ईयर जो इसमें हमने इसको बांटा, इसको हमने डिवाइड किया, इस पीरियड के लिए हम बुक्स बनाएंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे और ये देखेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर कुछ गलतियां हैं उन गलतियों को हमने इंप्रूव किया। इन जो हमारे पास यहां पर डेटा आया, उस डेटा से हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग की, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की, और नेक्स्ट ईयर में ये आ गया, नेक्स्ट ईयर में हमने अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर किया। इस ईयर के जितने भी हमारे अकाउंट्स थे, बुक्स थी, वो हमने मेंटेन की, बनाई और एक्सक्यूज मी, उसको हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने दोबारा से अपनी बुक्स मेंटेन की, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। तो हर एक पीरियड के लिए, हर एक ईयर के लिए हम अपनी बुक्स को क्लोज करेंगे, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को असेस करेंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करेंगे। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पीरियड्स को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड में क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। जो लाइफ जो एंटरप्राइज की, उसको स्मॉलर पीरियड्स में हम ब्रोक डाउन कर लेते हैं, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। हम उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल्स पर मेजर कर सके। इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा उसके इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड टू नो द रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। तो जो छोटे छोटे इंटरवल्स में हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और ये देखते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारा बिजनेस कहां पर है, क्या प्रॉफिट हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितने हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर ईयर्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो छोटे 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 टुकड़े जो टाइम पीरियड होंगे, इनको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें इट रिक्वायर्स दैट ऑल मटीरियल मीन्स जो इंपॉर्टेंट है एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन relating to the economic affairs of the entity should be disclosed। वो सारी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, हमें उसको डिस्क्लोज करना चाहिए एज ए फुट नोट या अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में साथ साथ इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। वेदर इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड और नॉट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मटीरियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है हमने डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि हम उसको डिस्क्लोज करें या ना करें, वो किस पर डिपेंड करता है? ऑन द मटीरियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है, कितनी वेटेज है उस इंफॉर्मेशन की। तो डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आसानी से समझ आ सकता है, जो उसके यूजर्स एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उन्हें अंडरस्टैंड करना, कंपेयर करना उनके लिए इजी हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आ गया कि रीजंस फॉर लो टर्नओवर, अगर किसी ईयर टर्नओवर कम होगी उसके रीजंस को डिस्क्लोज कर दिया, मीन्स देयर वाज लॉकडाउन, देयर वाज स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, या फिर
क्या आ जाएगा, शट डाउन ऑफ द बिजनेस। कोई भी कारण आ सकता है, जो भी कारण होंगे उन्हें हमें डिस्क्लोज करना होगा। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक ज़रूरी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कई बार डिस्क्लोज करना एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली भी लीगल रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से लीगल रिक्वायरमेंट क्या आ गया कि नोटिस बोर्ड पर या फिर अगर आपकी वेबसाइट है, आपको वहां पर अपने फैकल्टी मेंबर्स का नाम, नेम, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, जो आप फीस चार्ज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन, मंथली है, क्वार्टरली है, वो सब चीजें आपने डिस्क्लोज, आपने वो लिख कर रखनी है। तो इट इज एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो जो लोग हैं उन्हें ये सब चीजें either on their website or on the portal or on the notice board they have to disclose कि कब इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ, इनका रिजल्ट क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो वो मटेरियल एस्पेक्ट्स जो होंगे वो सब चीजों को ध्यान में, सिग्निफिकेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बिजनेस होगा, एंटरप्राइज होगा, उन्हें इन चीजों को डिस्क्लोज करना होता है।